हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। बच्चों की काफ़ी डिमांड आई। बच्चों ने कहा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा उनका नोमेनक्लेचर हो जाए या उसका नामकरण हो जाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि जैसे ही हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब तक हमें नाम नहीं ध्यान होगा तो हम उसको रिएक्शन को या अभिक्रिया को अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। ये बच्चों का कहना बहुत सही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक वीडियो है वो नोमेनक्लेचर या नामकरण का बता रहा हूँ। नामकरण वैसे तो बहुत आसान है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसी एक ही वीडियो के अंदर आप नामकरण सीख जाएंगे, और यदि ध्यान नहीं देंगे तो आप चाहे 1000 वीडियो देख लें, आप नामकरण नहीं सीख पाएंगे। नामकरण सीखने के लिए सबसे बड़ी जो विधि है वो आप जैसे राशन कार्ड में नाम ध्यान रखते हैं, आप सबके घर में राशन कार्ड होता है, तो राशन कार्ड में सबसे ऊपर नाम है वो घर का मुखिया का नाम होता है। जैसे घर का मुखिया का नाम होता है, उसके नीचे फिर उसकी वाइफ का नाम होता है, फिर जो छोटे हैं उनका नाम होता है, फिर छोटे होता है उनका नाम होता है, फिर छोटा होता है उनका नाम होता है, फिर छोटा होता है उनका नाम होता है। यानी हम राशन कार्ड की बात करें तो घर के मुखिया का नाम सबसे टॉप पे होता है, और उसके नीचे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का नाम है वो उस मुखिया के सारे नीचे होता है। और वो भी कैसे होते हैं, जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे नीचे लिखते जाते हैं, और वही नामकरण है केमिस्ट्री का। उससे बड़ा कोई नामकरण सीखने का तरीका है ही नहीं। यदि आपको राशन कार्ड में लिखे हुए नाम ध्यान में है कि उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, तो आप आसानी से नामकरण सीख सकते हैं। कैसे होगा? इस टेबल के थ्रू होगा। इस टेबल को आपको ध्यान रखना है। ये मान लेते हैं राशन कार्ड है, और राशन कार्ड में मैंने नाम लिख रखा है, सीरियल नंबर है यानी क्रम संख्या। ये यहाँ पर जो हमारे श्रृंखला के अंदर या चेन के अंदर जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो फंक्शनल ग्रुप होगा या सब्स्टिट्यूट होगा, वो हम इस टेबल के द्वारा निर्धारित करेंगे कि वो क्रियात्मक समूह होगा या प्रतिस्थापी होगा। वो इसे टेबल के द्वारा हम डिसाइड कर लेंगे। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अलग कर जाता हूं, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखें कि यहां पर मैंने लिखा है क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में लिखा है प्रीफिक्स या पूर्व लग्न, और तीसरे में लिखा है मैंने सफिक्स या अनुलग्न। इसको इंग्लिश में देखें तो प्री का मतलब पहले, यानी प्रीफिक्स का मतलब पहले लगने वाले, और सफिक्स का मतलब है बाद में लगने वाले। उसी प्रकार से पूर्व का मतलब है पहले लगने वाले, और अनु का मतलब है बाद में लगने वाले। ठीक है, कोई भी यदि नाम होता है तो उसके अंदर दो, एक तो पूर्व लग्न होता है, एक अनुलग्न होता है, और पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों मिलके और एक नाम बनता है। जैसे मैं नाम देखूं सीताराम, तो यहां सीता क्या हो जाएगी? पूर्व लग्न, और राम क्या हो गया? अनुलग्न। यानी सीता प्रीफिक्स और राम क्या हो गया? सफिक्स हो गया। और प्रीफिक्स और सफिक्स को दोनों को मिला दिया तो नाम क्या हो गया? सीताराम। उसी प्रकार से हम केमिस्ट्री का है वो नाम पढ़ेंगे। ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है वो यही है कि इस टेबल को आपको जिस प्रकार से क्रम दिए हुए हैं, मैंने 1 से लेकर 17 तक या 1 to लेकर 17 तक जो मैंने ये ऑर्डर दे रखा है, इसे हम क्रम वाइज ध्यान रखना है। और यदि ऑर्डर ध्यान में नहीं रहता है तो मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी क्या, 5 मिनट लगेगा ही नहीं, आपको पूरी टेबल याद करवा दूंगा, और याद करने के बाद में आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा पहले हम समझते हैं कि यदि कोई आपने श्रृंखला ले रखी है और उस श्रृंखला में दो चीजें आ गई हो, यदि अकेला था तो कोई प्रीफिक्स सफिक्स का झंझट ही नहीं है, वो सीधा का सीधा नाम करेंगे जो मैं आगे सिखाऊंगा। पहले मैं टेबल को याद करना सिखा रहा हूं आपको कि टेबल को किस प्रकार से याद करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये 3 ही याद रखने हैं। क्या याद रखना है? 1 नंबर पे कौन आता है? देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। 1 नंबर पे कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद रखना है
कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ये केमिस्ट्री का जो राशन कार्ड बना हुआ है, इस केमिस्ट्री के राशन कार्ड में सबसे बड़ा है या मुखिया है, या यूं कहें ये केमिस्ट्री का दादा है, और दादे का नाम क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का दादा कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, जो कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। क्रम संख्या कितनी होती है उसकी, 1 होती है। जिस प्रकार से दादे का परिवार में क्रम संख्या कितनी होती है, पहले स्थान पे आते हैं वो परिवार में, उसके बाद में क्या हो गया, बाकी सदस्य आते हैं। ठीक है, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो 1 नंबर पे आएगा। उसका क्रियात्मक समूह कैसा होगा, CO के साथ कार्बन है, वो डबल बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है, और फिर OH, यानी ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, या इसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ये क्या हो गया इसका, C डबल बॉन्ड O और OH, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बन की जो श्रृंखला होगी, चेन होगी, वो चाहे आप साइक्लिक हो या सीधी हो, किसी प्रकार की श्रृंखला हो, उसके साथ COOH है। ये क्या है, COOH है, इसको आपने लिखा COOH, यानी क्या हुआ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्व लगन क्या होता है, कार्बोक्सी। पूर्व लगन क्या होता है, कार्बोक्सी। अनुलगन क्या होता है, ओइक एसिड। अनुलगन क्या होता है, ओइक एसिड। और दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। कब, जब कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाए। जब किसी श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाए, तो उस समय ओइक एसिड नाम न लेकर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल ही नाम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सल्फोनिक अम्ल है। सल्फोनिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप है, और क्या है ये, क्रियात्मक समूह HSO3। जो सल्फोनेशन के अंदर हमने पीछे वाला लेसन पढ़ा था कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है वो H2SO4 के साथ करवाते हैं सांद्र, और उपस्थिति थोड़ी सी HNO3 की लेते हैं सांद्र की, तो वहां पर HSO3 जुड़ता है, और वहां पर हमने उसको नाम दिया था ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो देखो नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ देखिए जो सल्फोनिक अम्ल है वो क्रियात्मक समूह HSO3 होता है, और H को पहले बोल दो, बाद में बोल दो, और इसका पूर्ण लगन क्या होता है, सल्फो होता है, और अनुलगन क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल होता है। ठीक है, तीसरा नाम है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया आपने, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल या 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसको गर्म किया तो वहां से जल का अणु निष्कासित हो जाता है, और यहां पर यह संरचना बन जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ओइक हो गया, एनहाइड्राइड, सॉरी इसमें आएगा O आएगा बीच में, एनहाइड्राइड हो गया। क्या गया, ये एनहाइड्राइड आ गया है। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, बीच में O आएगा इसके, ये एनहाइड्राइड हो गया। और एनहाइड्राइड का ध्यान रखना है, पूर्व लगन या प्रीफिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश दिखाया है, और इसका जो अनुलग्न या सफिक्स है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड क्यों किया है, क्योंकि इसको हम किससे प्राप्त करते हैं, ओइक एसिड से ही हम इसको प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं हम, ओइक एसिड से ही हम इसको प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा बाद में। ओइक एसिड से ही हम इसको प्राप्त करते हैं, इसलिए नाम क्या दे दिया इसका, ओइक। और एनहाइड्राइड का मतलब है कि वहां से हाइड्राइड H2O, हाइड्राइड का मतलब क्या होगा, H2O का निष्कासन होया हुआ हो, किसमें से, ओइक में से। कैसे याद रखेंगे इसको, ओइक में से H2O का निष्कासन हुआ तो क्या होगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, 3 को याद रखना। पहला कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्व लगन या प्रीफिक्स क्या हुआ, कार्बोक्सी। अनुलगन क्या हुआ, ओइक। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 नंबर पे आया सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल या सल्फोनिक एसिड का पूर्व लगन प्रीफिक्स सल्फो, और फिर उसका अनुलग्न या सफिक्स क्या हो गया इसका, सल्फोनिक अम्ल। यानी पहले के 2 अम्ल है, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव्स है या उत्पाद है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। पूर्व लगन इसका होता नहीं। 3 को याद रखना। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान रखें कि मैं एक बार मान लो इसको हटा देता हूं। हमने क्या किया कि इस 3 नंबर वाले को मैंने हटा दिया। जैसे मैंने 3 नंबर वाले को हटाया तो इसका नंबर 3 हो गया, इसका हो गया 4, इसका हो गया 5, इसका हो गया 6, इसका हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 और 16 है। ध्यान दें कि एक बार क्या किया हमने, 3 को याद रखा, दोनों पहले अम्ल और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का उत्पाद एनहाइड्राइड। ठीक है, अब क्रम कैसे याद रखें कि ये एनहाइड्राइड को मैंने यहां से एक बार हटा दिया है, मान लो कि मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब मैंने इसको यहां से इसे टेबल से हटा दिया। ठीक है, तो अब देखें, टेबल से हटा दिया तो एस्टर कितने पे आ गया, 3 पे। 4 पे कौन आ गया, कार्बोनिल हैलाइड। 5 पे कौन आ गया, एमाइड। 6 पे कौन सा आ गया, साइनाइड। अब देखिए, ध्यान से देखिए इस साइड और, कि यहां मैंने इस पूरी श्रृंखला को, मान लो यहां से पूरा एनहाइड्राइड को पूरे को हटा दिया, और फिर मैं यदि इस टेबल का देखूं तो यहां पर कार्बोक्सिल नंबर 1 नंबर पर, सल्फोनिक 2 नंबर पे, एस्टर 3 पे, और कार्बोनिल हैलाइड 4 पे, और साइनाइड एमाइड 5 पे, साइनाइड 6 पे, 7 पे एल्डिहाइड, 8 पे कीटोन, 9 पे एल्कोहल, 10 पे थायोएल्कोहल, 11 पे एमीन, 12 पे एस्टर, 13 पे इन, 14 पे आइन, 15 पे हेलोजन और 16 पे नाइट्रो। इस प्रकार से उसका क्रम हो जाता है। मैंने क्यों यहां से ये एनहाइड्राइड हटाया है, याद रखने के लिए। ठीक है, हमें याद रखना है, ऐसे नहीं करना है कि इसको हम प्रायता में हटा दें, नहीं, एक बार याद करने का हमने तरीका देखा है। देखिए, साइनाइड है, यदि साइनाइड को हम छू लेते हैं तो क्या होते हैं, जैसे ही ब्लड के कॉन्टेक्ट में आता है तो मर जाता है, यानी मरने को क्या कहते हैं, चक्के छूटना। तो आपको ध्यान रखो, 6 नंबर पे कौन है, साइनाइड। क्यों कि साइनाइड को जैसे ही टच करते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में आया, छक्के छूट गए। ठीक है ना, तो क्या हुआ, साइनाइड कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। फिर से देखिए, 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 नंबर पे सल्फोनिक अम्ल, 3 नंबर पे एस्टर। ठीक है ना, मैंने इसको एनहाइड्राइड को हटा दिया। 3 नंबर पे एस्टर, ठीक है। 4, 5 को भूल जाओ एक बार। 6 नंबर पे क्या है, साइनाइड। ठीक है, 7 नंबर हमारे शुभ माने जाते हैं। ठीक है ना, और शुभ में मैंने उसको ले लिया CHO के रूप में। क्या ले लिया है मैंने, मान लिया कि CHO शुभ है, या इसको हम कैसे लिख दें, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये होता एल्डिहाइड, यानी 7 नंबर पे आ गया एल्डिहाइड। फिर से देखें, 6 नंबर साइनाइड, क्योंकि जैसे साइनाइड को छूते हैं छक्के छूट जाते हैं। 7 नंबर हम मानते हैं शुभ, शुभ अंक ले लिया मैंने एल्डिहाइड के लिए, तो 7 नंबर कौन हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या हो गया, शुभ, क्योंकि एल्डिहाइड से कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। क्या कोई आपको अल्कोहल लेने की इजाजत देता है, कोई नहीं देता, इसलिए नो अल्कोहल। क्या हो गया, नो अल्कोहल, यानी अल्कोहल कितने नंबर पे आ गया, 9 नंबर पे आ गया। अल्कोहल कितने पे आ गया, 9 नंबर पे आ गया। ठीक है, अब एक अल्कोहल 9 नंबर पे है तो दूसरा अल्कोहल भी अगला ही होगा, होगा ही नहीं होगा। तो अगला अल्कोहल होता है थायो अल्कोहल, तो थायो अल्कोहल कितने हो जाएगा, 11 नंबर पे, सॉरी 10 नंबर पे। पहला अल्कोहल लेने को इजाजत देता नहीं, इसलिए क्या हो गया, नो अल्कोहल। तो अल्कोहल कितने नंबर पे आया, 9 नंबर पे। फिर 10 नंबर पे कौन सा आ गया, थायो अल्कोहल। 10 नंबर पे कौन सा आ गया, थायो अल्कोहल। याद रह जाएगा, 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 नंबर पे सल्फोनिक अम्ल, दोनों अम्ल। 3 नंबर पे एस्टर, एक बार मैं इसके नाइट्राइड को छोड़ रहा हूं, 3 नंबर पे एस्टर। ठीक है, 6 नंबर पे कौन सा हो गया, साइनाइड। ठीक है, जब साइनाइड आता है तो साइनाइड का उल्टा क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो वो आप साइनाइड के बाद देखें तो साइनाइड के बाद आप आइसोसाइनाइड भी ले सकते हैं, कि साइनाइड के बाद क्या आता है, NC आता है या आइसोसाइनाइड आता है, उसका कोई झंझट नहीं रहा। ठीक है ना। 7 नंबर शुभ होता है, शुभ अंक पे कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जस्ट नीचे कौन, कीटोन। कितने नंबर पे, 8 नंबर पे कौन हुआ, कीटोन। 9 अल्कोहल, 9 नंबर पे अल्कोहल। 10 नंबर पे अगला अल्कोहल, अगला अल्कोहल कौन सा है, थायो अल्कोहल। ठीक है, 11 नंबर पे एमीन आ गया। एमीन के बाद में क्या हो गया, ईथर। ठीक है ना, एमीन में भी गंध होती है और ईथर में भी क्या होती है, गंध होती है। तो इन देखो सब में क्या है, गंध हो रही है।
तो नो एल्कोहल में भी गंध, थायोल में भी गंध, एमीन में भी गंध और ईथर में भी गंध। ठीक है ना। तो आपने यहां तक तो याद है ही आपको कि नो एल्कोहल और 10 पे दूसरा एल्कोहल थायो एल्कोहल, 11 पे एमीन, 12 पे ईथर। ठीक है ना, 12 पे क्या हो गया है ईथर। अब देखिए 13 नंबर पे इन, 14 पे आइन, 15 पे हेलोजन और 16 पे नाइट्रो। क्रम याद रखें, फिर से देखें याद करने का तरीका। पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरे नंबर पे सल्फोनिक अम्ल, तीसरे नंबर पे एस्टर। ठीक है। अब चौथा 500 में छोड़ देता हूँ। छठे नंबर पे साइनाइड, साइनाइड को छुआ, छूटते ही छक्के छूट गए। 6 नंबर साइनाइड। 7 नंबर लकी नंबर किसके, एल्डिहाइड के। 8 नंबर एल्डिहाइड का अगला कीटोन, एल्डिहाइड का अगला क्या होता है कीटोन। तो 8 कीटोन है, तो नो एल्कोहल, नो एल्कोहल तो एल्कोहल के बाद दूसरा एल्कोहल, तो 10 का थायो एल्कोहल, 11 का एमीन, 12 का ईथर, 13 का डबल बॉन्ड, देखिए 13 क्या है डबल बॉन्ड इन, 14 का ट्रिपल बॉन्ड आइन, 15 का हेलाइड और 16 का नाइट्रो। यहां तक हो गया। अब देखिए अब नंबर आता है 4 और 5 का। ठीक है, तो 4 नंबर पे देख लिया आप, यहां पर क्या आ रहा है, यहां से मत रहे याद है, यहां देखो क्या आ रहा है एक्स आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है एमीन। तो यहां पर क्या हो गया हेलोजन, तो हेलोजन होते ही क्या हो गया ये कार्बोनिल हेलाइड हो गया। ये देखो ये समूह कौन सा हो गया है कार्बोनिल हो गया है। ये समूह कौन सा है कार्बोनिल, और ये कौन सा हो गया कार्बोनिल हेलाइड, और उसके बाद में कौन सा हो गया कार्बोनिल एमाइड। ठीक है, यहां देखो यहाँ कार्बोनिल हेलाइड है और यहाँ कार्बोनिल एमाइड है। तो हेलाइड में देखो एक समूह है और एमाइड में देखो यहाँ पर कितने परमाणु है 3 परमाणु है। तो कम परमाणु वाला मैंने पहले ले लिया, तो ज्यादा परमाणु वाला मैंने बाद में ले लिया। अर्थात 4 नंबर पे तो हमने क्या लिया है कार्बोनिल हेलाइड, हेलाइड में क्या है एक्स हेलोजन, एमाइड में क्या है NH2 एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। एक बार फिर से आप इसको दोहरा सकते हैं। 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 नंबर पे सल्फोनिक अम्ल, 3 नंबर पे एस्टर, 4 नंबर पे अभी बताया था मैंने कार्बोनिल हेलाइड, 5 नंबर पर कार्बोनिल एमाइड और 6 नंबर पे आपको पता ही है साइनाइड। और साइनाइड का अगला यदि आप चाहो तो साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड जोड़ सकते हो। साइनाइड के बाद में 7 नंबर हमने लकी मान रखा है, कौन सा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगला कौन सा है कीटोन। कीटोन कितने नंबर पे 8 नंबर पे, 9 नंबर पे नो एल्कोहल, 10 नंबर पे अगला एल्कोहल कौन सा थायो एल्कोहल, 11 नंबर पे कौन सा हो गया कौन सा 11 नंबर पे बिल्कुल सही है। देखो 11 नंबर पे क्या ले लिया हमने एमीन ले लिया, 11 नंबर पे एमीन, 12 नंबर पे ईथर, 13 नंबर पे डबल बॉन्ड इन, 14 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 15 नंबर पे हेलोजन और 16 नंबर पे नाइट्रो। इस प्रकार से हम इसका क्रम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर नाम में कैसे काम आए। ठीक है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और सबको आपको याद रखना है। ये आपको पूर्व लगन भी याद रखने हैं और अनुलग्न भी याद रखने हैं। पूर्व लगन में एक बार फिर से सबका जल्दी से रिपीट कर देता हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को इस प्रकार से लिखते हैं संरचना, ये इसका पूर्व लगन है और ये 2 इसके क्या है अनुलग्न है। ये 2 क्या है इसका सफिक्स है ये दोनों। ठीक है, फिर है सल्फोनिक अम्ल का, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप को। पूर्व लगन सल्फो है, प्रीफिक्स सल्फो है और ये सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स है या अनुलग्न है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को हम क्या कहते हैं ओलिक एनहाइड्राइड कहते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेके बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेके बनाते हैं तो इसको एनहाइड्राइड को हम इस प्रकार से लिखते हैं। पूर्व लगन इसका कोई होता नहीं है, प्रीफिक्स इसका होता नहीं है, सफिक्स क्या है इसका ओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये ओइक अम्ल से बनता है। 4 नंबर आता है एस्टर का, एस्टर को हम इस प्रकार से लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ यदि यहाँ पर कोई कार्बन जोड़ देते हैं तो वो एस्टर बन जाता है। पूर्व लगन होता है इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी क्या होता है कार्बोनिल, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं एल्कोक्सी, और ये ग्रुप कौन सा है कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये इतना ग्रुप कौन सा हो गया है ये एल्कोक्सी, एल्केन प्लस ऑक्सी तो नाम क्या हो गया एल्कोक्सी। क्या हो गया ये एल्केन प्लस ऑक्सी तो नाम क्या हो गया इसका एल्कोक्सी। देखो ये नाम क्या है एल्कोक्सी।
कितना हुआ इतना, एल्केन के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सी जोड़ दिया, तो नाम क्या होगा इसका एल्कोक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों ओर से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हमें ऑक्सी बोलते हैं। तो ये एल्कोक्सी हो गया, और इस समूह को हम बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, तो इसका पूर्व लगन क्या हो गया प्रीफिक्स से एल्कोक्सी कार्बोनिल हो गया, और इसका अनुलग्न क्या हो गया एल्किल ओएट। क्या नाम हो गया एल्किल ओएट। जैसे मेथिल एथेनोएट, यहाँ पर हम कर दें CH3 और यहाँ पर भी कर दें हम CH3, तो यहाँ हो जाएगा मेथिल और ये हो जाएगा एथेनोएट, जो हम नाम में पढ़ेंगे। फिर अगला है 5वां कार्बोनिल हेलाइड, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा हो गया, अभी हमने देखा था इसको क्या था कार्बोनिल, और ये भी कौन सा है कार्बोनिल, साथ में क्या जुड़ा हुआ है हेलाइड, तो क्या नाम होगा इसका कार्बोनिल हेलाइड। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसका पूर्ण लगन क्या होता है ये हेलो गया, और ये क्या हो गया कार्बोनिल। इसको क्या कहते हैं हेलोजन को हेलो, और ये क्या हो गया कार्बोनिल, तो नाम क्या होगा इसका हेलो कार्बोनिल, इसका पूर्व लगन हो गया। और अनुलग्न क्या होगा इसका ऑयल हेलाइड हो गया, अनुलग्न क्या हुआ इसका ऑयल हेलाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एमाइड के ऊपर। एमाइड में वही है, क्या है यहाँ देखो, एमाइड को हम क्या कहते हैं एमिडो, क्या कहते हैं इसको एमिडो। एमिडो किससे बना है एमिनो से बना है, किससे बना है ये एमिनो से बना है, क्योंकि ये एमिनो एसिड के अंदर ये ग्रुप पाया जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये वाला जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उस बायोमोलिक्यूल के अंदर इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे तो क्या होगा ये एमिडो है, और कहते हैं क्या इसका अनुलग्न क्या है एमाइड बोलते हैं। यदि यहाँ पर एमाइड है वही नाम, और वही नाम क्या है यहाँ पे एमाइड है, तो इसके अनुलग्न किसके अनुसार हो गया उसके नाम के अनुसार उसका अनुलग्न हो गया। यहाँ पर साइनाइड है, साइनाइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं C∼N या CN। साइनाइड का पूर्ण लगन होता है साइनो, और अनुलग्न क्या होता है इसका नाइट्राइल होता है, या सफिक्स क्या होता है इसका नाइट्राइल होता है। उसी प्रकार से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं CHO के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं, या ये कार्बोनिल समूह के साथ H कर देते हैं। ये कौन सा हो गया है देखो कार्बोनिल समूह हो गया, और कार्बोनिल समूह के साथ क्या जोड़ दिया हमने H, तो इसको यदि यहाँ पर एक H जोड़ दें तो उसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। यदि एक H जोड़ दिया यहाँ पे, मान लो यहाँ पर मैं H जोड़ दिया तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड इसका सबसे सरलतम एल्डिहाइड है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया फॉर्मिल। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया यहाँ पे फॉर्मिल। और यहाँ देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सो। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़ रहा था उसे तो बोला था हमने ऑक्सी, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सो बोलते हैं। ठीक है, तो या क्या बोलेंगे इसको ऑक्सो, या क्या बोलेंगे हम फॉर्मिल। फॉर्मिल कब नाम आएगा ऑक्सो कब नाम आएगा वो हम जब नामकरण पढ़ेंगे उसके अंदर हम बताएंगे। उसका अनुलग्न क्या हो गया है एल हो गया है, अनुलग्न क्या हो गया इसका एल हो गया है। उसके बाद में देखो आता है कीटोन। कीटोन में क्या है बिल्कुल दोनों साइडों के अंदर कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पर कोई भी कार्बन का समूह जुड़ता है एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी यहाँ पर दोनों साइडों में जुड़ जाएगा। या इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिखते हैं, तो देखो ये ऑक्सो गया ना, मैंने याद था ये भी ऑक्सो है ये भी ऑक्सो है, तो इसको हम ऑक्सो भी कह सकते हैं। और ये कीटोन नाम है तो इसका कीटो पूर्व लगन हो गया है, या प्रीफिक्स क्या हो गया इसका कीटो हो गया है। और सफिक्स या अनुलग्न क्या हो गया इसका ऑन है, ये वन नहीं है ओन है, ONE वन नहीं है ये ओन है। ठीक है, तो कीटोन का अनुलग्न क्या होता है ऑन होता है। 10 नंबर पे मैंने एल्कोहल लिया है, एल्कोहल को OH समूह उपस्थित है तो वो एल्कोहल होगा। एल्कोहल का पूर्व लगन होता है हाइड्रोक्सी, पूर्व लगन क्या होता है प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न या सफिक्स होता है इसका ओल। ठीक है, उसी प्रकार से थायोल है, थायोल या थायो एल्कोहल, थायोल या थायो एल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप वो क्या होता है HH होता है या SH होता है, तो ये क्या इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसका पूर्व लगन या प्रीफिक्स क्या होता है मर्केप्टो होता है, प्रीफिक्स पूर्व लगन क्या होता है मर्केप्टो, और अनुलग्न या सफिक्स क्या होता है इसका थायोल होता है, जैसे थायो एल्कोहल अकेला हो तो। उसी प्रकार से एमीन है 12 नंबर पे, एमीन को NH2 फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और एमीन को क्या कहते हैं हमें अभी बताया था एमिनो, और एमिनो का पूर्व लगन क्या हो गया अनुलग्न क्या हो गया एमाइन, पूर्व लगन क्या हो गया एमिनो, पूर्व लगन क्या है यहाँ पे एमिनो, प्रीफिक्स एमिनो, और सफिक्स या अनुलग्न क्या हो गया इसका एमाइन हो गया। उसी प्रकार से ईथर का यहाँ पर देखें तो ईथर को हम कैसे लिखते हैं एक ओ लिख के और उसके बीच में ओ लिख, दोनों साइडों में क्या कर देते हैं हम एक एक बॉन्ड छोड़ देते हैं, और इन दोनों बॉन्डों को दोनों साइडों में कार्बन जुड़ेगा। यहाँ पर दोनों साइडों में क्या जुड़ता है कार्बन जुड़ता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ कार्बन जुड़ा था तो इसको हमने क्या नाम लिया था एल्कोक्सी, यहाँ पर क्या नाम लिया था एल्कोक्सी, अर्थात हम क्या कहते हैं इसको एल्कोक्सी कहते हैं। जब कार्बन
दोनों साइडों से ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ऑक्सीजन दोनों साइडों से कार्बन से जुड़ा, उसको क्या कहा हमने, एल्कोक्सी। तो पूर्व लगन क्या होगा इसका, एल्कोक्सी। अनुलग्न इसका होता नहीं है, अर्थात ईथर का कोई अनुलग्न नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, डैश के रूप में लिख दिया है। फिर है इन। इन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एथीन का डबल बॉन्ड हो गया। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो इन हो गया, और इसका पूर्व लगन होता ही नहीं, क्या होता है, अनुलग्न होता है। पूर्व लगन काम में आता ही नहीं, आता क्या है, पूर्व लगन होता ही नहीं है। तो क्या होता है, इसका केवल सफिक्स होता है और प्रीफिक्स नहीं होता। सेम एज आइन है। आइन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड के जो है इसको हम सेम एज डबल बॉन्ड वाले की तरह है, यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं होता, पूर्व लगन नहीं होता, केवल क्या होता है, सफिक्स होता है और आइन होता है। उसके बाद में हेलोजन है। हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। हेलोजन का पूर्व लगन क्या होता है, हेलो होता है, ठीक है ना। पूर्व लगन क्या होता है, हेलो होता है, और अनुलग्न या सफिक्स इसका नहीं होता, इसलिए मैंने इसे डैश के रूप में प्रदर्शित कर रखा है। उसी प्रकार से नाइट्रो है। नाइट्रो है, इस नाइट्रो को NO2 होता है तो उसको हम नाइट्रो कहते हैं। नाइट्रो की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस N को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं O, और यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और यहाँ पर देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो सकती है, या केवल ये वाली स्ट्रक्चर हो सकती है, इन दोनों में से कोई सी भी स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं नाइट्रो, और नाइट्रो का है वो प्रीफिक्स होता है, सफिक्स इसका नहीं होता है। अर्थात हम ध्यान दें तो हेलोजन से बाद में जितने भी बचे हुए हैं उनको सबको हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे, और इनके प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स इनके नहीं होते, ठीक है। जैसे ईथर है, नाइट्रो है, हेलोजन है, इन सभी के प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स नहीं होते। तो इस प्रकार से हम इस टेबल को ध्यान में रखना है। अब मैं एक दो नाम बताता हूं आपको कि वो किसको कैसे यूज करें। मैं 5 तक ले लेता हूं, देखो। इसका तरह कोई नाम लिख देगा, ठीक है ना। IUPAC नामकरण लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है। श्रृंखला का चुनाव आप किस प्रकार से कर सकते हो, जिग जैग श्रृंखला का चुनाव कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे श्रृंखला का चुनाव करते हो, श्रृंखला ऐसे हो सकती है, इस प्रकार से श्रृंखला हो सकती है। श्रृंखला ऐसे भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। श्रृंखला यू आकार की भी हो सकती है, इस प्रकार से चुनाव करते हैं आप। लेकिन श्रृंखला एक तो नहीं होगी, उल्टा टी या सीधा टी के रूप में श्रृंखला का चुनाव नहीं होता है। साथ में ही यदि श्रृंखला कहीं पर भी इस प्रकार से प्लस के रूप में आ रही है तो भी श्रृंखला का चुनाव नहीं होगा। इन श्रृंखलाओं का चुनाव हो सकता है, या इस प्रकार से सीधी श्रृंखला का चुनाव हो सकता है। इस प्रकार के उल्टा टी, सीधा टी या इसके रूप में, प्लस के रूप में श्रृंखला का चुनाव नहीं होगा। जैसे हम देखें, ये सीधी श्रृंखला हो गई, नंबर दिया 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है नहीं, इसलिए इसको नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। सीधा लिख दिया आपने। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो गया इसका नाम। यदि अब इसको हम ऐसे लिख दें CH3 CH2, यहाँ लिखा मैंने CH2 CH3, और यहाँ कर दिया मैंने CH2 CH3, और मान लो कि हम यहाँ इसको ऐसे कर दें, अब देखिए, अब आपको कहते हैं कि इसका IUPAC नाम लिखना है, तो हमें सबसे पहला क्या काम करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो देखिए सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गई, ठीक है। श्रृंखला का चुनाव करने के बाद में हम सबसे पहले श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उसके बाद में हम अंक देते हैं उसके ऊपर।
अंक उस ओर से देते हैं जिस ओर से क्या होता है कि प्रतिस्थापी सबसे नजदीक होता है। प्रतिस्थापी क्या होता है कि यहाँ पर इस कार्बन के हाइड्रोजनों को हटाकर जो भी समूह जुड़ता है उसको हम प्रतिस्थापी कहते हैं। और यदि उनका जो इस सारणी के अंदर हम देखे हैं, इस टेबल के अंदर देखे हैं, कुछ क्रियात्मक समूह भी है, ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप भी है, कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये तो क्या है, मेथिल एथिल वगैरह सारे क्या होते हैं, ये सारे मैंने कहा था ना कि हेलोजन, नाइट्रो, ईथर और एल्किल ग्रुप ये सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है इनसे ऊपर वाले। तो इनमें देखें हम, यदि अंक की साइड से दे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर से देखें तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एथिल समूह आ रहा है। कौन से समूह पे, 1 2 तीसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, एथिल समूह आ रहा है। यदि हम इस साइड से अंक दें इसके ऊपर 1 2 3 4, तो देखिए चौथे कार्बन के ऊपर कौन सा प्रतिस्थापी आ रहा है, मेथिल आ रहा है। इसीलिए ये इस साइड से अंक है वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साइड से देने पर तीसरे कार्बन के ऊपर प्रतिस्थापी उपस्थित है, ठीक है ना। तो इस साइड से नजदीक आता है, अर्थात अंक देते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रतिस्थापी निकटतम कार्बन के ऊपर आना चाहिए। इधर से देते हैं तो तीसरे पे आ रहा है, इधर से देते हैं तो ये चौथे पर आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हमारा अंक की साइड से होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से होगा, राइट हैंड साइड की तरफ से अंक नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे कि जब हमने ये अंक दे दिए इस साइड से, तो अब क्या करेंगे, इसको नाम लिखने के लिए आप ध्यान रखें कि ये जो जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापी, इन प्रतिस्थापियों को आप अंग्रेजी वर्णमाला के या इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद में क्या रखते हैं, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। ध्यान से सुने कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का है या प्रतिस्थापियों का नाम है, वो यदि प्रतिस्थापी एक से अधिक हो तो उसको इंग्लिश अल्फाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसको व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के बाद में मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 7 है और प्रतिस्थापी यहाँ पर एथिल है और मेथिल है। एथिल ई से शुरू होता है तो इसलिए एथिल ई 5वें नंबर पे आता है और मेथिल एम है वो 13 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, तो एथिल पहले लिखा जाएगा। और जो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट है उन सब्स्टिट्यूट की पहले स्थिति लिखते हैं, अर्थात प्रतिस्थापी जो जुड़े हुए हैं नाम लिखते समय उन प्रतिस्थापियों की स्थिति को भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर इसको लिखा मैंने एथिल, क्या लिखा मैंने, एथिल लिखा इसको, लेकिन ध्यान दें एथिल की स्थिति क्या है, कौन से नंबर कार्बन पर बैठा है, ये 3 पे, तो मैंने क्या लिख दिया इसको 3 एथिल। फिर क्या है ये मेथिल कितने नंबर पे है, 4 नंबर कार्बन पे, तो मैंने लिख दिया 4 मेथिल। क्या नाम लिख दिया, 4 मेथिल या मिथाइल, 3 एथाइल 4 मेथाइल इंग्लिश में हो गया, हिंदी में 3 एथिल 4 मेथिल। अब देखो कार्बन कितने हैं इसके पास, 7 है, तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 को हेक्स से 7 को हेप्टेन, तो नाम क्या हो गया, हेप्टेन। नाम क्या हो गया, हेप्टेन। यहां देखिए लास्ट में आया है ANE, हेप्ट के साथ एन आया है। एन क्यों लिया है, क्योंकि सभी के अंदर कौन सा बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड है, इसीलिए हमने क्या ले लिया, इसके साथ एन ले लिया है, हेप्टेन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं। तो श्रृंखला देखो कैसी हो गई है, जेड की शेप की हो गई ना। अब जो मैंने यू आकार की ली थी वो बता देता हूं। देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर लिया है, तो अब देखिए इसको यदि हम लंबी श्रृंखला लें ये वाली, तो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 ही कार्बन होते हैं। ये वाली श्रृंखला ले 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। यदि ये लें हम 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सी हो गई है, ये हो गई है। तो हमने श्रृंखला किस टाइप में ले ली, देखो यू आकार की श्रृंखला ले ली है, ठीक है ना। तो श्रृंखला किस टाइप की होगी, ये यू शेप की श्रृंखला हो गई है। यदि अब इसमें यदि हम अंक देना शुरू करेंगे तो 1 2 3 पे मेथिल आ रहा है, इधर से 1 2 3, इधर से क्या आ रहा है 1 2 3, तो 3 पे क्या आ रहा है मेथिल। तो आप सी राइट हैंड साइड से अंक दे दो और सी लेफ्ट हैंड साइड से अंक दे दो, दोनों सेम है।
तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर। कितने कार्बन हो गए? 7 हो गए। अब इसका नाम देखो क्या करेंगे, एक तो मेथिल तीसरे पे कार्बन पे, एक मेथिल कौन से पे है? 5वें पे है, तो लिख लिया इसका नाम। मेथिल कौन से पे है? 3 मेथिल या 3 मिथाइल। फिर कौन सा है? देखो एक तो मेथिल कौन से पे है? 3 पे, एक कौन से पे है? 5 पे। तो यदि हम इसको इस प्रकार से लिख दें तो देखो एक बार मैं एक बार गलत लिख के बता रहा हूं आपको। 5 मेथिल और हेप्टेन, मैंने इसको एक बार ऐसे लिखा है, ठीक है ना? तो ये गलत नाम है। क्यों? क्योंकि देखो मेथिल मेथिल 2 बार आ गया है, तो इस प्रकार से जो जुड़ा हुआ है इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मेथिल ही है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये मेथिल है, इन मेथिल की हम 2 बार स्थिति को प्रदर्शित कर देंगे। तो मेथिल कितने हैं यहाँ पर? 2 है। कौन कौन से कार्बन पे? एक तो तीसरे पे है और एक कौन से पे है? 5वें पे है। तो कितनी बार है? 2 बार। 2 बार को क्या कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? 2 टाइम। 2 टाइम को क्या कहते हैं? डाई। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं उसको? डाई, ठीक है ना? DI। तो केमिस्ट्री में क्या कहते हैं उसको? डाई। अब मेथिल 2 बार है तो उस मेथिल को आप 1 बार लिख देंगे, ठीक है ना? डाई आते ही क्या लिख देंगे उसको? 1 बार। डाई मेथिले हेप्टेन। नाम देखें फिर से। अब इस नाम से देखें हम क्या करें इसको, कि हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन की एक चेन या श्रृंखला है। इस 7 कार्बन की चेन श्रृंखला पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुने, 7 कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हेप्टेन क्या होता है? हेप्टेन TANE, लास्ट में क्या आ रहा है? ANE, अर्थात इसमें हेप्टेन में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन की संख्या 7 है। क्या जुड़ा हुआ है इससे? मेथिल जुड़ा हुआ है। मेथिल कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? मेथिल कितनी बार जुड़ा हुआ है? डाई बार। कितनी बार? डाई बार। डाई का मतलब क्या हो गया? 2 बार। उनकी स्थिति क्या है? एक तो तीसरे कार्बन पे है और एक कौन सा है? 5वें कार्बन के ऊपर। फिर से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हेप्टेन है, इस हेप्टेन के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। कितनी बार जुड़ा हुआ है? डाई बार। डाई का मतलब कितना हो गया? 2 बार। स्थिति क्या है? उसकी पोजीशन क्या है? एक 3 है और एक 5वें कार्बन के ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से इनका नाम लिखते हैं।